हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध बुक से एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, समास टॉपिक करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। समास, आज हम पढ़ेंगे समास। अच्छा, समास और संधि। समास का मतलब है कि संक्षिप्त या छोटा करना, और संधि मतलब दो वर्डों के मेल से बनती है। संधि का मतलब जोड़ना, इसमें वाक्य को छोटा करना। ठीक है, तो समास पढ़ते हैं। समास का अर्थ छोटा करना, शब्दों के मेल या संयोग को ही समास कहते हैं। ठीक है, और मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, क्योंकि भाई शॉर्ट करेंगे तो उसमें कुछ विभक्ति चिन्हों का लोप यानी कि वो छिप जाते हैं। ठीक है, भाषा में संक्षिप्तता बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, समास इसमें सहायक होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं समास। समास इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं, हम उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। ठीक है, चलो समास पढ़ते हैं। समास में क्या है कि इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो हम इन 6 समास को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है। मतलब सेकंड वाले पद को प्रायोरिटी दी जाती है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का तो लोप हो जाता है इसमें। जैसे कि कारक हमारे 8 हैं, उनमें से 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। ठीक है, कर्ता व संबोधन कारक, इन 2 कारक को छोड़ के। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास लेते हैं। कर्म क्या है? मतलब कारक। ठीक है, तो को विभक्ति चिन्हों का लोप। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, को का लोप होगा। जैसे कि अब कोई समस्त पद दे दिया, जैसे ग्राम गत, तो ग्राम को गया हुआ, गत मीन्स गया, ग्राम मतलब गांव, गांव को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। तो जो को है वो क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। इसमें को का लोप किया गया है, को का लोप करके इसको छोटा मतलब संक्षिप्त रूप दे दिया गया। ठीक है, पद प्राप्त यानी कि पद को प्राप्त। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। तो जो दूसरा पद है वो है प्रधान। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। सेकंड है करण तत्पुरुष समास, जिसमें से चिन्ह का लोप होता है, से विभक्ति का लोप होगा। जैसे भावपूर्ण यानी कि भाव से पूर्ण। तो अगर कोई पूछे कि बाणाहत यानी कि बाण से आहत, तो से क्या है? कौन सा समास है? तो ये है करण तत्पुरुष समास। वैसे तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में भी पूछ ले तो करण तत्पुरुष समास है ये वाला। ठीक है, भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। बाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। ये कौन सा हो गया? करण। कर्म में को, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। गुरु दक्षिणा, तो गुरु से दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। तो जो के लिए है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान से अपादान मतलब से, ये से अलग के लिए, क्योंकि से तो करण तत्पुरुष समास में भी है, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी क्या? नहीं, से में क्या है कि अपादान में क्या है कि इसमें अलग होने का भाव आएगा। जैसे देश निकाला, तो क्या देश से निकाला? हाँ, देश से निकाला, तो ये करण तो नहीं होगा, तो क्या होगा? अपादान, क्योंकि इसमें मतलब दोनों को अलग किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है, इसलिए ये कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, तो इसमें इनको अलग नहीं किया जा रहा। बाणाहत, बाण से आहत, मतलब मुझे बाण से आहत हुई है, चोट लगी है, उससे चोट लगी है, ना कि उसको अलग
बांटा नहीं जा रहा इसको दो भागों में। बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। तो यहाँ अलग 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 का भाव है, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध का मतलब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशंस होगा, तो रिलेशन के लिए हम लगाते हैं का, के, की। गंगा जल, गंगा से जल, नहीं नहीं, गंगा के लिए जल, नहीं नहीं, गंगा का जल। तो गंगा का जल से रिलेशन है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया गंगा का जल। तो ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। तो हमने कौन कौन से पढ़े, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान अलग होना, और संबंध का, के, की। नेक्स्ट है नगर सेठ, नगर का सेठ, राजमाता, राजा की माता, विद्यालय, विद्यालय के लिए अल। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण मैं, पेपर, इन चिन्हों का लोप होगा। जलमग्न, जल से मग्न नहीं, जल में मग्न, और मैं क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग मतलब, ठीक है, और संबंध का, के, की, और अधिकरण मैं, पेपर। तो ये हो गए तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष में क्या होता था, पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान, और कर्मधारय में क्या होगा, पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय का संबंध होगा, मतलब एक दूसरे की क्वालिटी बताएगा इसमें, ठीक है। विशेषण विशेष, विशेषण मतलब क्वालिटी, विशेष जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। इसमें क्या है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, इसमें पुरुष की क्वालिटी बताई जा रही है कि पुरुष महान है। तो ये कौन सा हो गया, कर्मधारय पुरुष, कर्मधारय समास, सॉरी। और श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें क्वालिटी बताई जा रही है। मुख चंद्र, अब इसमें उपमेय का मतलब होता है तुलना करना, मतलब मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, तो इसमें चंद्रमा की जो तुलना है ना, कि चंद्रमा के चंद्रमा से तुलना की गई कि चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा रूपी मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। तो ये हो गया कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण, विशेष, उपमा, उपमेय, उपमेय मतलब इसमें तुलना की जाएगी, उपमा की जाएगी, और क्वालिटी बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, वो है कर्मधारय समास, ठीक है। और नेक्स्ट है, तो कर्मधारय और तत्पुरुष समास में हम डिफरेंस कर सकते हैं कि भाई तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, और इसमें भाई विभक्ति, इसमें तो विभक्ति नहीं है, इसमें क्या है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, इसमें विशेषता बताई जा रही है। और हमें कुछ, हमने कारक पढ़े हैं, हमें कारक पता है, कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये तत्पुरुष समास कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है, तो जब दोनों पद प्रधान होंगे तो उन्हें योजक चिन्ह के द्वारा, योजक चिन्ह के द्वारा दोनों जोड़े होंगे। जैसे रात दिन, रात और दिन, ये रहा योजक चिन्ह, ठीक है। ये द्वंद्व मतलब दो, द्वंद्व एक एक। सीता राम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। तो योजक को हटाने के लिए और या फिर या का यूज़ करते हैं, या एवं का करते हैं, आदि लगाते हैं, ठीक है। आना जाना, आना या फिर जाना। नेक्स्ट नंबर 4 द्विग समास। द्विगो यानी कि गिनती की बात होगी। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा, गणनाबोधक होगा, उन्हें द्विगवाचक कहेंगे, द्विग समास कहेंगे। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। और त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों यानी कि वर्षों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सतसई यानी कि 7 दोहों का समूह।
और इसमें एक अपवाद है कि कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संज्ञावाचक शब्दांश भी आ जाता है, जैसे कि पक्षद्वय यानी कि दो पक्षों का, यानी कि इसमें बाद में दो शब्दों के अंत में संख्यावाचक आया है ना, तो ये अपवाद है। कुछ लेखक द्वय यानी कि दो लेखकों का समूह, संकलन त्रय तीन संकलनों का समूह, तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होगा और उस पर लिंग, कारक, वचन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं बदलता, ये सदैव एक सही रहता है। तो समस्त पद यानी कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार, ठीक है। पहला पद क्या रहेगा, इसमें अव्यय रहेगा, जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई, ना तो रूप का, ना लिंग का, ना वचन का, ना कारक का। यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिक्षण हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, भरपेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरने तक, प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। ये हो गया अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौड़ हों और अन्य पद प्रधान हो, मतलब कोई तीसरा पद बने, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। तो उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता है, जैसे कि घन श्याम, बादल जैसा काला। घन मतलब बादल, श्याम मतलब श्याम, काला, श्याम जी कैसे हैं, काले हैं, सांवरे हैं, तो बादल जैसा काला। तो इसमें हो जाएगा अर्थात कृष्ण। कौन है बादल जैसे काले, कृष्ण। तो इसमें दोनों जो पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही गौड़ हैं और इनसे अन्य पद यानी कि कृष्ण अन्य पद प्रधान हो, शाब्दिक अर्थ को जोड़कर एक नया अर्थ निकले, वहाँ बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसकी, अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला, गज के समान मुख वाला गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, सरस्वती। महान है जो वीर, हनुमान। दिशा ही है वस्त्र जिसका, शिव। दिगंबर। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, विष्णु। ये हो गया बहुव्रीहि समास। हमारे 6 समास कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कर्मधारय बहुव्रीहि में हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, भाई सेम से लगते हैं ये तो कर्मधारय हमें पता है, क्वालिटी की बात आएगी, ठीक है, विशेषता, तुलना की बात आएगी। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकल के आएगा, कैसे, जैसे कर्मधारय समास में दोनों विशेषण विशेष वही हमने अभी पढ़ा था, और बहुव्रीहि में अन्यार्थ यानी कि अन्य अर्थ प्रधान होगा, अन्य अर्थ जो निकल के आएगा ना वो प्रधान होगा। तो कमल नयन, कमल के समान नयन, भाई तुलना की गई है ना, तो कर्मधारय। अगर कमल के समान है नयन जिसके, जैसे कि विष्णु, तो ये बन गया बहुव्रीहि समास। अगर तीसरा अर्थ प्रधान है तो वो बहुव्रीहि में आएगा। और कमल नयन, कमल के समान नयन, ओनली इसमें उपमा की गई है, तो ये कर्मधारय समास है। अब बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है, जैसे कि क्योंकि बहुव्रीहि में भी कुछ शब्दांश ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि चौराहा, अर्थात 4 राहों को समूह, यानी कि द्विगु समास है। ये तो दिख रहा है हमें क्योंकि यहाँ ग्रुप की बात की गई है, स्टार्टिंग में 4 इनकी संख्यावाचक है। अगर आ जाए चतुर्भुज यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो हमें पता है यहाँ पे अन्यार्थ यानी कि 2 पदों से अन्य अर्थ निकले, मतलब कोई तीसरा अर्थ निकले, तो वहाँ बहुव्रीहि समास है। तो इन दोनों में समस्त पद समूह का बोध कराता है द्विगु, और बहुव्रीहि में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध नहीं होगा। यहाँ समूह की बात नहीं की जाएगी, अगर बहुव्रीहि है तो समूह की बात द्विगु समास में की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। और संधि समास में अंतर, भाई संधि 2 वर्णों का मेल है, 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी ना होकर उनके पास आने पर एक नए शब्द की अंतिम ध्वनि आरंभिक ध्वनि से मिलकर संधि बनती है, मतलब 2 शब्दों के मेल से। और समास में संक्षिप्त यानी कि छोटा किया जाता है, और शब्दों की संख्या कम करने की प्रक्रिया अपनी समास है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, समास में किसका मेल होता है, शब्द का। और
समास के भेद 6, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हुए तत्पुरुष के किए थे, हमने पढ़ा था अभी। समस्त पद का क्या किया जाता है, विग्रह। तो हमारा समास टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने समास के जो 6 प्रकार हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू सो मच।